आज हम फिजिक्स में गास के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले के क्लास में आप लोग को मैं गास का प्रमेय क्या होता है ये बता दिया था। गास का प्रमेय ने ये बताया था कि अगर किसी क्लोज्ड सरफेस से लिंक्ड टोटल फ्लक्स जो होता है उस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, अब इस गास प्रमेय का यूज हम कैसे कैसे करते हैं देखिए। गास थ्योरम क्लियर है, तो एप्लीकेशन आप गास थ्योरम में हम लोग देखिए कल के लेक्चर में आप लोग को मैं ये बताया था, थोड़ा इसका एक सिस्टम समझिए कि एक्चुअल में होता क्या है। ठीक, हम गास थ्योरम ये जानते हैं कि ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर में टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है ना। और एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू एक और तरीका है हमारे पास ई डी एस। ठीक है ना, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर है ना। अगर क्लोज सरफेस के लिए फाइंड करना चाहते हैं तो ये हम दो थ्योरी पहले से पढ़ चुके हैं। क्लियर है। कहने का मतलब अगर यहाँ पर कोई एक सरफेस है इस तरह से और यहाँ पर कोई चार्ज Q है, तो इस सरफेस से लिंक्ड जो टोटल फ्लक्स है वो गास थ्योरम के अकॉर्डिंग जितना आता है और वही कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जितना आता है, दोनों क्या होगा इक्वल। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Q नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। ठीक है। अब इसको अगर अब हम लोग और थोड़ा सा अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। मैं आपको यहाँ से एक जानकारी बताना चाहूँगा, इसका अनुप्रयोग किस तरह से कर सकते हैं। इसके ऊपर वाले लैंग्वेज में अगर चलेंगे, अगर हमको टोटल Q पता है और ये तो हमको पता ही ऑलरेडी, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू है ना। अगर हमको किसी सरफेस का है ना, ये क्या है, ये छोटा सा पार्ट्स लिए हूं मैं, इसका मतलब ये कोई एक छोटा सा पार्ट्स को लेकर हम लोग डीएस के हैं। अगर हम इस सरफेस का पूरा हम एरिया जान लें, ठीक है ना, ये पता है इस सर के अंदर में कितना है ये पता है और पूरा सरफेस का एरिया जान लें तो हम ई निकाल सकते हैं। कुछ बात समझ आ रहा है। हाँ, तो ये जो जनरली है इसका जो प्रयोग है ना, जनरली हम लोग जो यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए, तो उस ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान जाए यहाँ से अगर डिस्टेंस यहाँ से डिस्टेंस अब डिफरेंट होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा डिफरेंट। तो ये उस कंडीशन के लिए भी अप्लाई करेगा जब ऐसा सरफेस हमको चॉइस करना है कि उस सरफेस से उस चार्ज का जो डिस्टेंस है वो इक्वी डिस्टेंस पर हो। समझ आया ना। तो हमको सिमेट्रिक सरफेस बनाना पड़ेगा, सममित पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो यहां पर ई का मान क्या हो जाएगा एक समान होगा। क्लियर है। तो हम गासियन पृष्ठ इस तरह से इमेजिनेट करेंगे। मैं आपको कई बार से मैं बता चुका हूं कि गासियन पृष्ठ हम ऐसे इमेजिनेट करें कि थीटा ई ये सब एक समान हो, है ना। जैसे आप यहां पर एक गासियन, मैं एक पॉइंट चार्ज की बात करता हूं, कुछ यहीं पर बना रहा हूं। देखिए ये एक पॉइंट चार्ज है और ये एक पॉइंट चार्ज है। इसके लिए मैं गासियन सरफेस कुछ इस तरह से ऐसे बनाया है ये, और इसके लिए मैं गासियन सरफेस ऐसे बनाया है। तो इस सरफेस से लिंक्ड टोटल फ्लक्स क्या होगा, तो भाई आप यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ये अलग होगा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, यहां से इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, यहां से इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। तो ई का मान क्या हुआ चेंज हो गया 1, ये E2 हो गया, ये E3 हो गया, यानी कहानी समझते जाइए। ये क्या हुआ E4 हो गया। फिर इस सर ई का डायरेक्शन इधर है, माना जाए इस सतह का जो पृष्ठ एरिया है वो इधर है
है ना, तो यहाँ पर एंगल भी चेंज हो जाएगा। यानी कई बार बता चुका हूँ। तो हम गॉसियन सरफेस को ऐसा लें कि ई का मान और थीटा का मान लगभग सब जगह कांस्टेंट रहे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उसके लिए दूसरा उपाय करेंगे, दूसरा गॉसियन सरफेस ढूंढेंगे। तो देखिए मैं अब इसके लिए मैं एक गॉसियन सरफेस एक स्फीयर को बनाया। तो यहाँ पर ई का मान सेम, यहाँ पर ई का मान सेम, यहाँ का ई का मान सेम, सब जगह ई का मान क्या होगा सेम, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पर है। और ये रेडियली आउटवर्ड होगा तो यहाँ के लिए जो सरफेस होगा वो इस तरह से ऐसे, जान तो रहे हो, पृष्ठ के अभिलंबवत ऐसे। तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ भी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। मतलब मेरे कहने का मीनिंग ये है कि आप गॉसियन सरफेस ऐसा बनाएंगे कि क्या हो जाए, ई और थीटा का मान एक समान हो जाए। ओके, तो गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग के लिए कुछ मैं लाइन लिख रहा हूं। पहला है ना, गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन है ना सरफेस सममित होना चाहिए, सममित यानी होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ताकि मोस्टली ई एंड थीटा एक समान हो। पहला ये याद रखना है। दूसरा, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग के लिए मैं कुछ शर्त लिखा दे रहा हूं, है ना। दूसरा में आपको क्या करना है, आप ध्यान दीजिए, हमको पुराने मेथड इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फाई ई होता है उसके अकॉर्डिंग हमको इसको कैलकुलेट करना है, ईडीएस को की गणना करना, की क्या है, गणना करना। हो गया, ये दूसरा काम करना है हमको। तीसरा में हमको क्या काम करना है, क्लोज्ड सरफेस के अंदर टोटल चार्ज का कैलकुलेशन हो गया ना, कैलकुलेशन करना, ये हो गया। और फोर्थ नंबर, गॉस का नियम, गॉस का नियम फाई ई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट में टोटल चार्ज का मान रखना, वैल्यू पुट रखने का, वही है, ये हो गया। और फिफ्थ नंबर में जो आप सेकेंड नंबर से जो इसको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और यहां से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आपको क्या करना है, इक्वेट करना है, ई डी एस इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा फाइनल स्टेप रहेगा। ओके, तो गॉस प्रमेय कहां पर यूज करना है, कैसे करना है, ये समझ आया, ठीक है ना। अब वो हमारा टैलेंट काम आएगा कि हम कैसा चार्ज रहेगा तो कैसा हम लोग गॉसियन सरफेस बनाएंगे। मैं दो चार अभी इसके एग्जांपल लूंगा। माने कि एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है ना, बिंदु आवेश के कारण, ये देखिए बिंदु, एप्लीकेशन फर्स्ट है ना, ये बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर के एक पॉइंट चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज जहां पर क्यू आवेश रखा है, क्लियर है। तो इससे आर दूरी पर स्थित एक बिंदु क्या है, P
P पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप जान रहे हो, पिछले क्लास में पढ़ चुके हो, E इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q डिवाइडेड बाई क्या होता है R स्क्वायर। दैट सिंपल वे। बट हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हाउ कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, मतलब हम कैसे ज्ञात करेंगे कि गॉस थ्योरम की सहायता से कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये देखते हैं। क्लियर है? तो मैं आपको सबसे पहले क्या बोला था, देखिए गॉसियन सरफेस सममित होना चाहिए ताकि मोस्टली E एंड थीटा एक समान हो। मैं क्योंकि ये क्लोज सरफेस रहेगा तभी गॉस का प्रमेय यूज होगा, तो मैं ना यहां पर एक क्या बना देता हूं, एक स्फीयर बना देता हूं। ये देखिए स्फीयर बना दिया, ये स्फीयर बनाया, समझ आया? तो स्फीयर बनाया तो क्या इसमें हुआ गया, क्योंकि यहां से यहां स्फीयर यानी गोला ना, है ना, एक गोला जो क्या है क्लोज्ड सरफेस है, एक गोला जो क्या है क्लोज सरफेस तथा इसकी त्रिज्या रेडियस क्या है R है। हमने ये लिखा रेडियस क्या हो गया R, ठीक है ना। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो मैं एक काम करूंगा कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा इस सरफेस के अकॉर्डिंग। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पाई निकालना है ना। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली त्रिज्यीय दिशा में होगा, और यहां पर एक मैं ds लेता हूं और इस ds का जो एरिया वेक्टर होगा वो उधृत होगा, ठीक है ना। माना ds क्षेत्रफल में बिंदु P पर E की दिशा तथा एरिया वेक्टर यहां पर माना लिखे है ना, ds क्षेत्रफल में बिंदु P पर E की दिशा तथा क्या है एरिया वेक्टर की दिशा त्रिज्यीय है, रेडियली आउटवर्ड है ना। मैं आपको बता दिया हूं कि रेडियली आउटवर्ड होता है, पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं। हमेशा रेडियली आउटवर्ड यानी इस तरह से ऐसा निकलेगा, अतः थीटा विल बी 0। तो ऐसा सिचुएशन यहां पर भी होगा, क्योंकि यहां पर भी होगा और ये ds के लिए इसका भी ds इधर ही होगा, है ना। ऐसा कंडीशन यहां भी होगा, ये E है और इस ds के लिए भी इसका रेडियली आउटवर्ड ही होगा। ओके, तो यहां पर हमको क्या करना है ध्यान दीजिएगा, टोटल फ्लक्स, या मैं अब एक काम करता हूं d फाई ले लेता हूं, ठीक है ना। ds द्वारा ds क्षेत्रफल में ds क्षेत्रफल द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इज d फाई, एंड d फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E ds हो गया। ऐसा करके इंटीग्रेट करूंगा, समझे ना। फिर d फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन E ds cos 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू 1। अब चलिए संपूर्ण पृष्ठ के कारण कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो इधर देखिए कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। अब इंटीग्रेशन कर दूंगा यार ऐसे ऐसा, अब तो संपूर्ण पृष्ठ हो गया इसलिए क्लोज्ड इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं होगा, याद रखें, है ना। डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस हो जाएगा, और डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कास क्या हो जाएगा थीटा, और कास थीटा इज इक्वल टू 0।
समझ में आया ना। इस छोटे से एरिया के लिए d5 हुआ ना, तो अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए दोनों पक्ष में क्या करना है, हमको समाकलन करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई डी एस, तो ये क्या बन जाएगा, फाई ई दे देगा टोटल, है ना, और ई लगभग एक समान है ना हर जगह, तो ई बाहर हो जाएगा, और ये यहाँ पर क्या है, डी एस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई, और डी एस का जो समाकलन होगा वो पूरा सरफेस एरिया हो जाएगा, और गोले का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, गोले का सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, एस इज इक्वल टू आप जान रहे हैं 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये हम कौन सा स्टेप अपनाए हैं अभी, ये सेकेंड स्टेप की गणना हुआ है, ठीक है ना। ये दे d5, ये ऐसा वाला d5 इज इक्वल टू, ये सेकेंड स्टेप अभी चला है। नेक्स्ट क्या बोला है, गास नियम, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नहीं सॉरी, क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज, तो इस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज तो क्यू है ना, यहाँ पर लिख देना क्लोज्ड सरफेस के अंदर टोटल चार्ज क्या है, क्यू है। ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब क्या है, मैं यहां पर लिखूंगा थोड़ा, ये ऐसा है, क्लियर है ना। अब गास का नियम यहां पर लिखना है, गास नियम। तो गास नियम क्या होता है भाई, फाई ई इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन क्यू नॉट, ये गास का नियम हो गया। मैं वहीं पर टोटल चार्ज रख दिया, अब दोनों को इक्वेट कर देना है, ये यानी ईडीएस। तो सुनिए, मतलब ये वाला जो फाई ई था वो ईडीएस के इक्वल था, इसलिए ईडीएस रख दिया, और ये जो वाला फाई है वो क्यू नॉट के इक्वल था, इसलिए क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट कर दिया, सॉरी फॉर क्यू नॉट। तो यहाँ पर जो फाई ई है और यहाँ पर जो फाई है, दोनों को हमको क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर को इधर ले आइए, तो इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर और क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए इसको अगर मैं रीअरेंज करूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई ये एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a point charge at a point P with the help of Gauss theorem। ओके, तो ये क्या हो गया, Gauss theorem की सहायता से हम लोग ये लेके आए हैं। क्लियर हो गया। ओके, तो एक पॉइंट चार्ज के लिए हम सरफेस जो गासियन सरफेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गासियन सरफेस, गासियन पृष्ठ। एक पॉइंट चार्ज के लिए गासियन पृष्ठ हमको कैसे बनाना है, स्फीयर बनाना है। ओके, मैं आपको एक बात और इसी में मैं बता दे रहा हूं, तो ये टॉपिक आप लिख लेंगे, है ना, ये कैसे कैसे है, और इसको मैं मिटा रहा हूं अभी, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि गास प्रमेय की सहायता से कूलाम नियम को सिद्ध कीजिए, तो ये भी गास का अनुप्रयोग है ना। तो मैं यहां पर लिखता हूं गास प्रमेय की सहायता से कूलाम नियम के, तो कूलाम नियम क्या होता है भाई, आप लोग जान रहे हो कि अगर यहाँ पर Q1 चार्ज है और यहाँ क्या है Q2 चार्ज, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, R है, तो एक फोर्स होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या है, R स्क्वायर, ये होता है। तो इसको व्युत्पत्ति के लिए हम गास प्रमेय की सहायता से अगर कूलाम नियम की व्युत्पत्ति बोलता है ना, तो आप क्या करेंगे, ये हेडिंग जो है, ये वाला हेडिंग, इसको उड़ा देंगे और ये हेडिंग को यहाँ पर लाके
का यहां से कॉपी कीजिए या कट कीजिए और यहां पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद पूरा शुरू से आखिरी तक ऐसे ऐसे बनाते चले जाइए, पूरा इस तरह से ऐसे बनाते चले जाइए, बनाते चले जाइए, और यहां से ऐसे करके फिर यहां आ गए। ये ई क्या है? पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहानी समझ आया? चलो तो मैं क्या करना है, इसको उड़ा देना है आपको, बहुत ही आसान है, और इसको कट करना, इसको पेस्ट कर देना। तो बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये है ना। आगे देखिए, आगे तो ये हमारा, इस डायग्राम को यहाँ छोटा बना दे रहा हूँ मैं, ये एक पॉइंट P है, और इस P पर विद्युत क्षेत्र क्या है हम जान रहे हैं, इस Q चार्ज के द्वारा। माना यदि बिंदु P पर चार्ज Q0 है, यदि बिंदु P पर है ना आवेश Q0 है, तो उस पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा? लगने वाला बल, बोलिए। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ का? E है, और वहां कौन सा चार्ज रखा गया है? Q0। तो E इंटू Q0, फोर्स निकल गया। अब आगे फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E का वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस ईयर Q एंड दिस ईयर Q0 एंड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हो गया यार, ये कूलाम नियम की व्युत्पत्ति हो गया, है ना। फर्क क्या है? यहाँ Q1 Q2 था, तो Q1 के जगह में Q है, Q2 के जगह में Q0 है। ये हो गया क्या है? कूलाम नियम की व्युत्पत्ति। खत्म। ऐसा। ओके। अच्छा, आज इसमें और ज़्यादा लेक्चर को नहीं बढ़ाऊंगा, है ना, थोड़ा छोटा करेंगे। मैं आपको एक और बात बताऊंगा, अगर आपको पूछा जाए, इसको मिटा रहा हूं, देखना ध्यान से। देखिए, अगर 1 कूलाम चार्ज है, यहां पर 1 कूलाम चार्ज है, तो इसके द्वारा, है ना, मान लीजिए एक स्फीयर है, तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, कितना लिंक है, ये हमको जानना है। तो जान रहे हो ना, फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है? Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई इज इक्वल टू 1 कूलाम चार्ज, और ई नॉट का वैल्यू क्या होता है? एक और काम कर सकते हैं यहाँ से, फाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 4 पाई Q। देखिए क्या हुआ, 4 पाई इस तरह से कट जाएगा, तो Q अपन, है ना। इसका वैल्यू क्या होता है? 9 × 10⁹ होता है, और 4 का 4, और ये 22/7 इंटू क्या है? 1 कूलम। ये मतलब 1 कूलम चार्ज में इतना, कहने का मतलब, इधर ध्यान दीजिए, कितनी बल रेखाएं निकलती हैं। ये 1 कूलम चार्ज है, न्यूटन मीटर प्रति कूलम। तो यहाँ मीटर एरिया में कितनी बल रेखाएं मतलब निकल रही होंगी बोलने से आप समझ जाइए, इतना। अब आने वाला लेक्चर में, मैं तो आज पॉइंट चार्ज बताया, अच्छा कल वाला इस तरह से रहेगा। चलो, तो अगर ये क्या हो, स्ट्रेट वायर है, बहुत लंबा स्ट्रेट वायर है, तो इसके लिए आप कैसा गॉसियन सरफेस बनाएंगे?
तो आप इस तरह से अगर एक स्फीयर बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, और ये वाला यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, ये तो डिफरेंट है। यहाँ से डिस्टेंस या इस चार्ज से यहाँ का डिस्टेंस, इस चार्ज से यहाँ, क्योंकि हर चार्ज के कारण से सरफेस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर स्फीयर एक गैसियन सरफेस बनाएंगे तो हमारा मैथ्स काम नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे?